हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिब्लिकल आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, समाजशास्त्र के एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर को इस वीडियो में कवर करेंगे। औद्योगिक समाज में परिवर्तन एवं विकास। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको याद कराऊंगा, सही तरीके से आपको समझा दूंगा, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए आपको ये समझना जरूरी है। समाजशास्त्र को पढ़ने का तरीका क्या होता है, समाजशास्त्र पढ़ के आप लंबे टाइम तक कैसे याद कर सकते हैं, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, आप पढ़ रहे हैं समाजशास्त्र, ठीक है, आप पढ़ रहे हैं समाजशास्त्र, तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आपको समाज से संबंधित जो भी नियम होते हैं, समाज से संबंधित जो घटनाएं होती हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पे समझना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, चैप्टर का नाम है औद्योगिक समाज में परिवर्तन एवं विकास। यानी एक समाज है, लेकिन वो समाज कैसा है, औद्योगिक है, इंडस्ट्रियल एरिया में है, और उस समाज के क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या विकास हो रहे हैं, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला सवाल उठाते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आउटसोर्सिंग क्या है। आपने सुना होगा बहुत सारी जो है अलग अलग जहाँ पे भर्तियाँ होती हैं आउटसोर्सिंग की तरफ से होती, तो ये आउटसोर्सिंग है क्या। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आउटसोर्सिंग सर्विस क्या है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे इसका आंसर कैसे लिखेंगे। जब विभिन्न प्रकार के बहुराष्ट्रीय कंपनियां कुछ कार्यों को अपने कर्मचारियों से ना करवाकर किसी छोटे कंपनियों या किसी बाहरी व्यक्ति से किसी सस्ती दर पर करवा लिया जाता है, तो उस व्यवस्था को आउटसोर्सिंग सर्विस कहा जाता है। बहुत सिंपल सेंटेंस में लिखा गया है, मैं आपको अच्छे समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे जो लिखा गया है, सबसे पहले देखिए, यहाँ मान लीजिए कोई एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बहुराष्ट्रीय कंपनी मतलब होता है कोई जो बहुत से राष्ट्रों में है, बहुत सारे देशों में फैली हो। जैसे मान लीजिए टाटा मोटर्स है, ठीक है, टाटा मोटर्स जो है वो कई सारे देशों में फैली है, तो इसी को क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनी, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी जो होती है, वो कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय जो कंपनी होती है वो अपने कर्मचारियों से काम ना करवा के किसी छोटी कंपनी, ठीक है, किसी छोटी कंपनी या किसी व्यक्ति के द्वारा क्या करता है, अपना काम ये बहुराष्ट्रीय कंपनी करवा लेता है। तो जो ये व्यक्ति है, जब बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने काम करवा लेगा, अपने कंपनी में रख लेगा, तो इसे कहेंगे आउटसोर्सिंग। आउट मतलब बाहर से, सोर्सिंग जो आउट से बाहर से स्रोत रखे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा गया, आउटसोर्सिंग। आउट मतलब क्या होता है, बाहर होता है, ठीक है, बाहर होता है। अब यहाँ पे सोर्सिंग मतलब क्या होता है, स्रोत एक तरह से देखा जाए तो जो बाहरी स्रोत हैं उनको सर्विस दिया गया है, उनको जॉब दिया गया है, ठीक है। तो एक बड़ी कंपनी है, किसी व्यक्ति को, किसी छोटी कंपनी के व्यक्ति को अपने में जॉब देना या अपने काम को कराना ही आउटसोर्सिंग सर्विस कहलाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट यहाँ पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको समझ लीजिए। हड़ताल और तालाबंदी क्या है, अंतर स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। अभी मैं आपको तुरंत यहीं पे आपको याद करवा दूंगा। समझने की कोशिश करेंगे कि हड़ताल और तालाबंदी क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं हड़ताल। आप इस वर्ड को सुने होंगे, देखे होंगे, हड़ताल हो गया है, वहाँ तालाबंदी हो गई है, तो इसका मतलब क्या होता है, समाजशास्त्र में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। देखिए, किसी भी औद्योगिक क्षेत्र या कंपनी के कर्मचारियों या श्रमिकों के द्वारा अपनी मांग पूरी करने के लिए किया जाता है, क्या कहते हैं, उसे हड़ताल कहते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में कंपनी के जो कर्मचारी होते हैं या श्रमिकों के द्वारा अपनी मांग पूरा करने के लिए हड़ताल करते हैं। जैसे मान लो, अगर बात कर ले, ये कोई कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी के जो कर्मचारी हैं, इस कंपनी के जो कर्मचारी हैं, इनका वेतन जो है नहीं बढ़ रहा है, इनका वेतन कई सालों से जो है वही पुराना वेतन मिल रहा है, वेतन नहीं बढ़ रहा है, तो ये क्या करेंगे, अपनी वेतन बढ़ाने के लिए मांग करेंगे। उस कंपनी के सामने जो है अपनी मांग रखेंगे कि हमारी मांगें पूरी की जाएं, हमारी मांगें पूरी की जाएं। तो जब उन मांगों की पूरी की जाएगी तो उसके लिए जो है हड़ताल किया जाता है या धरना दिया जाता है। लोग शांतिपूर्वक हड़ताल करते हैं या धरने पर बैठते हैं और फिर अपनी मांग को पूरा करने की मांग करते हैं कि हमारी मांगें पूरी किया जाए, ठीक है। तो सिंपल सी बात यह है कि किसी भी औद्योगिक क्षेत्र के जो कर्मचारी होते हैं या श्रमिकों के द्वारा अपनी मांग को पूरा करने के लिए जो धरना देते हैं, उसी को क्या कहते हैं, हड़ताल कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए तालाबंदी क्या होता है।
तालाबंदी का मतलब ताला लग जाना, ठीक है। दुकान में क्या होता है, जब ताला लग जाए तो उसे क्या कहेंगे, तालाबंदी कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रबंधनकर्ता का मतलब होता है कि जैसे आपका अगर स्कूल प्राइवेट है तो उसके एक प्रबंधक होंगे, एक मैनेजर होंगे, वो प्रबंधन करता है जो उस स्कूल का मैनेजमेंट करता है, उसे प्रबंधक कहते हैं, ठीक है। नियोजक मतलब कि जो उस काम को जो है करने वाला होता है उसे नियोजक कहते हैं, ठीक है। प्रबंधन या फिर प्रबंधनकर्ता या फिर नियोजक के द्वारा की जाने वाली, ठीक है, की जाती है, जिसकी सूचना श्रमिकों और कर्मचारियों को निर्धारित अधिकारी द्वारा दी जाती है कि देखो भैया आज इस कंपनी में जो है, आज इस कंपनी में, इस संस्था में जो है तालाबंदी कर दिया जाएगा क्योंकि जो है कोई समस्या हो गई है। तो किसी भी समस्या के कारण या कोई भी प्रॉब्लम के कारण ऐसी कोई समस्या हो जाती है जिसके कारण उस कंपनी में या फिर उस संस्था में ताला लग जाता है तो उसे कहेंगे तालाबंदी, क्योंकि नाम से स्पष्ट है तालाबंदी मतलब ताला लग जाती है। तो यहाँ पे उस उस श्रमिक के जो कर्मचारी होते हैं, मतलब कि जो उस कंपनी के श्रमिक के कर्मचारी होते हैं, उनको किसी निर्धारित जो है अधिकारी द्वारा पता होता है कि भैया देखो आज जो है या फिर कल जो है तालाबंदी हो जाएगी। तो वहाँ पे जो है इस प्रकार से सिस्टम जो होता है उसी पूरी प्रक्रिया को तालाबंदी कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखेंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि कंपनी का जो मालिक होता है जब अपनी कंपनी में ताला लगा दे तो उसे तालाबंदी कहते हैं, और कंपनी कर्मचारी जब अपनी मांग पूरी करने के लिए धरना पे बैठे तो उसे हड़ताल कहा जाता है, ठीक है। दैट्स ऑल। आगे देखिए अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे है, उदारीकरण में रोजगार के प्रतिमानों को किस प्रकार प्रभावित किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हाईलाइट करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न पूछ रहा है कि उदारीकरण ने रोजगार के प्रतिमानों को किस प्रकार प्रभावित किया है। प्रश्न देखिए, समझने की कोशिश करते हैं क्या पूछना चाह रहा है। उदारीकरण क्या होता है ये समझना है, रोजगार के जो प्रतिमान होते हैं वो क्या होता है, और उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, यही बात को हमें समझना है। तो देखिए यहाँ पे आंसर देखिए, पहले उदारीकरण में देखिए क्या लिख सकते हैं, इसमें भूमंडलीकरण एवं उदारीकरण के परिणाम स्वरूप बहुत से भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने खुद खरीद लिया। बहुत सी भारतीय कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियां बन गए। तो यहाँ पे दोस्तों मतलब ये है कि उदारीकरण या रोजगार के प्रतिमानों मतलब ये होता है रोजगार में बढ़ोतरी, ठीक है। जो उसके रोजगार हैं उसमें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी, कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। और उदारीकरण का मतलब यही होता है कि किसी भी नियम को ढील देना या किसी के नियम को जो है हटा देना, प्रतिबंध को या कम कर देना उदारीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि बहुत सारे ऐसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जो भारतीय कंपनियां हैं वो बहुराष्ट्रीय कंपनी उन्होंने खरीद लिया है। मतलब ये है कि कोई छोटी कंपनी है उसे बड़ी कंपनी जो है खरीद ली है। जैसे पहले आपने देखा होगा, पहले जो है एक सिम आता था यूनिनॉर का, ठीक है, एक सिम आता था यूनिनॉर का, आपने नाम सुना होगा। बहुत सारे सिम आते थे पहले, लेकिन अब जो है यूनिनॉर को जो है फिर इसके बाद जो है उसको जो है एयरटेल ने खरीद लिया यूनिनॉर को, तो उसमें शामिल हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात ये है जैसे कि आपने वोडाफोन को वोडाफोन और आइडिया को देखा, ये आपस में मर्जर हो गए हैं, मिल गए हैं। तो क्या होता है कि जब किसी छोटी कंपनी को किसी बड़ी कंपनी खरीद लेते हैं तो उसे हम जो है एक रोजगार के प्रतिमान से कह सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि बहुत सारी भारतीय कंपनियां जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां बन जाती हैं। जैसे मैंने बात किया एशियन पेंट का, आपने नाम सुना होगा ये एशियन पेंट का। तो एशियन पेंट जो है ये बहुराष्ट्रीय कंपनी बन गई है क्योंकि बहुत सारे राष्ट्रों में जो अपना रोजगार करती है, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। दूसरा पॉइंट है उदारीकरण की परिणाम स्वरूप रोजगार प्रतिमानों में बहुत से अधिक परिवर्तन हुआ है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो उदारीकरण का मतलब बता दिया मैंने कि किसी भी नियम को, प्रतिबंध को हटा देना या कम कर देना या ढील देना उसको। तो यहाँ पे परिणाम स्वरूप रोजगार के प्रतिमान में बहुत से अधिक परिवर्तन हुआ है। बहुत सी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो है बोलबाला हो गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई तो बहुत सी कंपनियां जो थी वो एक देश से दूसरे देश में फैलती चली गई। जैसे मान लीजिए कोई एक कंपनी है, ये किसी दूसरे देश में जो है अपनी कंपनी लगाना चाहती है, लेकिन वहाँ की जो सरकार है वो सरकार नहीं मान रही है। वो सरकार कह रही कि आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं। तो इसके कारण ये कंपनी जो है दूसरे देश में स्थापित नहीं हो पा रही है। अब सवाल यहाँ पे ये सरकार ने क्या किया, जो टैक्स लगाया था उस टैक्स को हटा दिया या कम कर दिया। तो दूसरी कंपनी जो थी उस कंपनी को मौका मिल गया उस दूसरे जो है देश में अपने कंपनी को लगाने का। तो जैसे उदारीकरण आया
क्या उदारीकरण आते ही वो एक राष्ट्र कंपनी थी वो बहुराष्ट्रीय कंपनी बन गई, क्योंकि वो अपने देश में तो कंपनी खोली ही थी, जाके दूसरे देश में भी कंपनी खोलने लगी, तो उसे कहेंगे जो है उदारीकरण की प्रक्रिया में जो है रोजगार में कहीं के प्रतिमानों में वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 2 पॉइंट आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। तीसरा पॉइंट आप इसमें ले सकते हैं, सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की कंपनियों में विनिवेश से कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। मतलब ये है कि सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में जो सरकारी कंपनी है, जैसे सरकारी कंपनी की बात कही जा रही है, सरकारी जो कंपनियां हैं या सरकारी जो दफ्तर वगैरह हैं, सरकारी जो ऑफिस वगैरह हैं, अगर उसे प्राइवेट कर दिया जाए, ठीक है, या फिर उसमें जो है प्राइवेट का जो है निवेश ज़्यादा हो जाए। निवेश करना होता है इन्वेस्टमेंट करना, पैसा लगाना। सरकारी कंपनियां आपने सुना होगा बहुत सारी चीज़ें, जिससे रेलवे निजीकरण हो रहा है, बहुत सारे ये जो एयरपोर्ट है वो निजीकरण हो रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य कि सरकारी क्षेत्र में या सरकारी जो कंपनियां हैं या सरकारी जो ऑफिस वगैरह, सरकारी जो नौकरियां हैं, अगर वो प्राइवेट हो जाएंगी तो क्या उससे दिक्कत नहीं होगी, कर्मचारियों को दिक्कत नहीं होगी, असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया, सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में जो कंपनियां होती हैं, अगर वो कंपनी सरकारी क्षेत्र में आ जाती हैं, ठीक है, यानी निजी क्षेत्र कंपनियां सरकारी क्षेत्र में आकर अपना अस्तित्व जमाने लगती हैं, तो सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर खतरा मंडराने लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे बात को समझ सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे प्रश्न लिख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, औद्योगिकरण में वृद्धि के कारकों की विवेचना कीजिए अथवा औद्योगिकरण में सहायक उद्देश्यों की सहायक दशाओं की विवेचना कीजिए। इस प्रकार से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या ले सकते हैं, सवाल पूछ रहा कि औद्योगिकरण की वृद्धि, यानी जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, इस औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि क्यों हो रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके पीछे कारण क्या है, इन्हीं कारण को बताना है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि औद्योगिकरण में की बढ़ावा क्यों मिल रहा है, वृद्धि क्यों हो रही है, उसके पीछे क्या कर रहे हैं। तो देखिए, पहला हो जाएगा प्राकृतिक साधनों की उपलब्धता। तो जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी उपलब्धता के कारण क्या हो रहा है, औद्योगिकरण विकास हो रहा है। सिंपल सी बात है, जिस देश में संसाधन ज़्यादा हैं उस देश में औद्योगिकरण का विकास भी ज़्यादा होगा। क्या होगा, ज़्यादा होगा वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें आपको 2-3 लाइन आराम से लिख सकते हैं बनाकर। ठीक है, आगे देखिए दूसरा पॉइंट, तकनीकी विकास। आज की डेट में आप देख ही रहे हैं कि साइंस इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जब साइंस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, नई नई मशीनों का निर्माण हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, तो उसकी वजह से औद्योगिकरण का भी बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, आगे देखिए, नागरिक जागरूकता। पहले लोगों के पास कोई सूचना नहीं होती थी, कुछ जो है रोज़गार नहीं होते थे, लेकिन जब लोगों को सूचना मिलने लगी कि हाँ इस कंपनी में जो है, घर बैठे ही पता लगा लेते हैं कि इस कंपनी में जो है रोज़गार की जो है तलाश हो रही है, या फिर जो है ये वैकेंसी आई है, तो उसमें लोग अप्लाई करते हैं, तो लोगों को रोज़गार मिलता है, उस कंपनी में जाना चाहते हैं लोगों को। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब नागरिक जागरूकता बढ़ती है तो उससे औद्योगिक विकास भी बढ़ता है। सरकार का प्रभाव, सरकार भी कहीं न कहीं अपना जो है एक अस्तित्व जमाती है, एक प्रभाव अपना जमाती है, जिसके आधार पे लोगों को जो है औद्योगिक क्षेत्रों में भी बेनिफिट मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय संपर्क, बहुत सारी अभी कंपनियां, मैंने को बताया कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो दूसरे देश में अपनी कंपनी स्थापित किए हैं। तो जब देश से दूसरे देश में अंतर्राष्ट्रीय संपर्क अच्छा होगा तो कंपनी भी कहीं न कहीं उस देश में जाके स्थापित होगी। ठीक है, आगे देखिए, जनसंख्या की आवश्यकता। जनसंख्या की आवश्यकता का मतलब ये है कि लोगों की आवश्यकता। सिंपल सी बात है, लोगों को क्या चाहिए, लोगों को रोज़गार चाहिए, और रोज़गार मिलेगा तो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। तो लोगों को जब रोज़गार मिलेगा तो उसके आधार पे कहीं कि औद्योगिकरण का विकास होगा, कि लोग कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो जो कंपनी में काम करना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है औद्योगिकरण का विकास होगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप समझ लीजिए सही पॉइंट में। औद्योगिकरण के विकास के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। यानी औद्योगिकरण का प्रमुख जो उद्देश्य हैं उसके विकास के उद्देश्य के बारे में बताना है। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, डायग्राम बना के ले सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पूरा नंबर आपको मिलेगा। औद्योगिकरण के विकास का उद्देश्य क्या है, सबसे पहला व्यापार में वृद्धि हो रही है। सबसे पहला उद्देश्य क्या हो जाएगा, व्यापार में वृद्धि हो रही है। व्यापार में वृद्धि होना ही जो है ये औद्योगिक विकास के बढ़ावा है। यानी जाहिर सी बात है, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, जब लोगों की आवश्यकताएं बढ़ेंगी तो व्यापार में वृद्धि होगी, जब व्यापार में वृद्धि होगी तो औद्योगिक विकास होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट, राष्ट्रीय में वृद्धि। यहाँ पे राष्ट्रीय में वृद्धि मतलब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा राष्ट्रीय आय में वृद्धि। सिंपल सी बात ये है कि जब व्यापार में वृद्धि होगी
तो लोगों के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। जब प्रति व्यक्ति आय में लोगों में वृद्धि होगी तो कहीं ना कहीं देश का राष्ट्रीय आय बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो यहाँ पे ले सकते हैं कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, यहाँ पे आय कर देंगे, ये होगा राष्ट्रीय आय में वृद्धि। बेरोजगारी की कमी, जब औद्योगिकरण होगा, उद्योग का विकास होगा, लोगों को जब रोजगार मिलेगा तो कहीं न कहीं जो बेरोजगार हैं, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, कहीं न कहीं उनको रोजगार मिलेगा तो रोजगार में कमी होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल कमी होगी। ठीक है, आगे देखिए, रहन सहन में समानता। रहन सहन में समानता जाहिर सी बात होगी, जब लोगों को रोजगार मिलेगा, जब उनके पास पैसे होंगे तो रहन सहन में सुधार होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। सबके पास जब पैसे होंगे, सबकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, सब कहीं न कहीं विकास कर रहे होंगे तो सब में क्या होगा, समानता होगा, बिल्कुल भेदभाव नहीं होगा। आगे देखिए, विज्ञान का विकास। विज्ञान का विकास का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ने की वजह से औद्योगिक का विकास हो रहा है, और जब औद्योगिक का विकास होगा तो कहीं न कहीं मानव का भी विकास होगा, और मानव का विकास होगा तो समाज भी विकसित होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आप इन पॉइंट को आराम से ले सकते हैं, अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जो पॉइंट मैंने बताया है ये लेसन नंबर 5 का इम्पॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको बताया है, आप इसे तैयार कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।